वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका हमने टाइटल ही दिया है वैश्विक राजनीति में सशक्त भागीदारी, जिसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भारत और रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हैं और भारत रूस संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वैश्विक तनावों के बीच भी जो अटूट भरोसे की साझेदारी दोनों देश लगातार दिखाते रहे हैं, उसी को अब आगे बढ़ाया जाएगा। कल अनौपचारिक मुलाकात और उसके बाद आज औपचारिक कार्यक्रमों का भी आरंभ हो चुका है और यहां कूटनीति नहीं बल्कि दशकों पुराने भरोसे, रणनीति और साझेदारी की नींव पर दोनों देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी, जिस पर है हमारी भी खास नजर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं ममता, मेरे साथ है चंद्रशेखर। बिल्कुल, तो ये आप इस वक्त ये दृश्य देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण। तो हैदराबाद हाउस से दृश्य हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है और इस वार्ता पर सबकी नजर है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों को यहां से जो सहमति और समझौते निकलकर सामने आएंगे, यहां से दोनों देशों के रिश्तों को नई दशा और नई दिशा भी प्रदान करते नजर आएंगे चंद्रशेखर। और जैसा कहा गया है रूस के द्वारा भी और भारत के द्वारा भी, नए क्षेत्र, नए आयाम, नए समझौते, नया सहयोग। बिल्कुल, ये जो आधिकारिक बातचीत जिसका सबको इंतजार था, अब वो शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उसके बाद वो सब जो था अनौपचारिक मुलाकात थी। आज सवेरे जो आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाता है किसी फॉरेन डिग्निटरीज का, वो हमने देखा। ये हम सवेरे के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। और हर मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी लगातार दिख रही थी, चाहे हम कल की बात करें या आज सवेरे की बात करें, जब राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया। ये तब के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट पुतिन को वहां पर दिया गया। आज सवेरे के आप ये दृश्य देख सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो राजकीय यात्रा पर भारत में हैं, और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, इन सभी प्रोटोकॉल्स का, औपचारिक कार्यक्रमों का भी अपना महत्व होता है। और उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति भवन के बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। दो देशों के बीच के प्रगाढ़ संबंधों का अहम आयाम बन जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज के दिन का शुभारंभ हुआ है इन औपचारिक कार्यक्रमों से, और वहां पे प्रस्तुत पुस्तिका में उन्होंने अपने विचार भी अंकित किए। हर इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में एक अहमियत रखता है।
और आज सुबह राष्ट्रपति भवन के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे तो यहाँ भी रूस के राष्ट्राध्यक्ष जब अपने विनम्र श्रद्धांजलि हमारे देश के राष्ट्रपिता को अर्पित करते हैं तो ये प्रगाढ़ संबंधों का ही एक और उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। रूस और भारत दोनों ऐतिहासिक संबंधों के साक्षी रहे हैं, दोनों के बीच महत्वपूर्ण दोस्ताना संबंध रहे हैं जो तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भी निरंतर बने रहे हैं और अब और प्रगाढ़ भी होते निरंतर नजर आ रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका इस बिंदु की भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी जो प्रगाढ़ दोस्ताना भावभंगिमा नजर आती है और जो सहजता नजर आती है वो भी दोनों देशों के रिश्तों में न केवल रणनीतिक आयाम जोड़ती नजर आती है बल्कि एक भावनात्मक पक्ष भी जोड़ती नजर आती है। बिल्कुल, और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस के, अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं और आधिकारिक तौर पर दो देशों के बीच में जो बातचीत होती है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होती है, नेतृत्व के स्तर पर बातचीत होती है, वो अब शुरू हो गई है। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, साझा हित रहे हैं, दोनों देशों के बीच में कई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी साझेदारी रही है और इस साझेदारी को कैसे और मजबूत किया जाए, नए नए क्षेत्रों की कैसे खोज की जाए जिन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर जन कल्याण के लिए कैसे दोनों देश काम कर सकते हैं, इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये आधिकारिक बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में जो अब शुरू हो चुकी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत है जो एक औपचारिक बातचीत दोनों देशों के बीच में जिसको कहा जा सकता है और दोनों नेताओं के बीच में जो केमिस्ट्री है वो लगातार दिख रही है। चाहे हम कल की बात करें जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन जब प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे वहां भी हमने वो केमिस्ट्री देखी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रेसिडेंट पुतिन को भगवत गीता की रूसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक भेंट की गई और उसके बाद आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में जब औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया प्रेसिडेंट पुतिन का, वहाँ पर भी हमने दोनों नेताओं के बीच में ये केमिस्ट्री देखी। और ये केमिस्ट्री सिर्फ यहीं पर नहीं, इससे पहले चाहे हम एससीओ समिट की बात करें या विभिन्न जो सम्मेलन हुए हैं जहाँ दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जब गए थे तब भी हमने ये केमिस्ट्री देखी और इसका सीधा का सीधा फर्क कहीं न कहीं दोनों देशों के संबंधों को किस दिशा में ले जाना है, कैसे मजबूत करना है और कौन कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जहां दोनों देशों को काम करना है, वहां इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि नेतृत्व के स्तर पे अगर काफ़ी अच्छी साझेदारी हो और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस के। जी, तो जो दो देश जब दोनों देश बैठकर एक ही मंच पर बातचीत करते हैं तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में एक इस तरह की सोच जरूर उजागर हुई है, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले की स्टेटमेंट्स हों या फिर भारत की ओर से दिए गए बयान, जिनमें ये बात स्पष्ट है, ये बात दीगर है कि अब यहाँ से जो दोनों देशों के लिए सही हो वो निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, जिसमें पहले ही रूस की ओर से ये संकेत दे दिया गया है कि व्यापार और वाणिज्य महत्वपूर्ण स्तंभ रहेंगे इस दौरे के। तो जो अब इस वक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है, जिसके लिए दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन जा रहे थे तो ये बैठक में ही वो तमाम MOUs जिस पर हस्ताक्षर होंगे, जिस पर न केवल दोनों देशों की नजर है बल्कि पूरे विश्व की नजर लगी है कि यहाँ से भारत और रूस वैश्विक चुनौतियों के बीच किस तरीके से अपने संबंधों को और आगे प्रगाढ़ करते हैं, कौन से वो क्षेत्र होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की वैश्विक जटिलताओं से, रणनीतिक जटिलताओं से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसके मद्देनजर जिस तरीके से वैश्विक वैल्यू चेन्स हम कहते हैं, सप्लाई चेन्स जिस तरीके से बाधित हुई हैं, ये जो चुनौतियां आ रही हैं सामने, इनसे रूस भी प्रभावित हो रहा है, भारत भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज की मौजूदा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का एक प्रयास राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में सामने आ सकता है और यही कारण है कि राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर भारत तमाम अन्य राष्ट्रों के साथ भी प्रयास आगे बढ़ाता रहा है संबंधों को प्रगाढ़ करने का, वहां पर रूस के साथ इनको नए आयाम इन रिश्तों में जोड़ना,
ये और ज्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि रूस हमारा बहुत पुराना और विश्वसनीय दोस्त भी रहा है और साझेदार भी रहा है। ऐसे में तकनीक हस्तांतरण की बात करें या फिर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स की बात करें या फिर नए क्षेत्र साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करें, जहां दोनों देशों की ताकत आकर जुड़ती है, ऐसे में दोनों देश विकास और अधिक रफ्तार से कर सके और आज के आधुनिक दौर की तकनीकी चुनौतियों से भी पार पाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम सके, साथ दे सके और कूटनीतिक चुनौतियों से भी निपटने में कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ विभिन्न वैश्विक मंचों पर भी अभी तक जो सहयोग करते आ रहे हैं उसे भी कैसे आगे बढ़ाएंगे। जब कल राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई, जो कुछ मिनटों की नहीं बल्कि कुछ घंटों की थी, तब ये संभावना जताई जा रही है कि उस समय ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर भी बातचीत हुई होगी, जिसके बाद अब आज औपचारिक वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, इस तरीके का हैंडशेक और इस वक्त की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बहुत अहमियत रखती है दोनों देशों के साथ साथ विश्व की नजर में भी। दुनिया की नजरें हैं इस वक्त इस विजिट के ऊपर और आपको वो तस्वीरें याद होगी ममता, जब शी जिनपिंग थे, राष्ट्रपति पुतिन थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो जो तस्वीर गई उसने पूरी दुनिया को एक संकेत दे दिया कि भारत भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के सैंक्शंस लगे उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। और ये एक साफ संदेश है कि भारत और रूस जो हमेशा से दोस्त रहे हैं, आपको याद होगा सोवियत एरा का, जब से लेकर अब तक भारत बहुत मजबूत रहा है रशिया के साथ, और हम इस बार 25 साल का बायलैटरल रिलेशंस बना रहे हैं। और जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो डेलीगेशन आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 7 मंत्री आए हैं, जिसमें डिफेंस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोनों देशों के लिए। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो S-400 हमने रशिया से लिया है उसने कितना कमाल दिखाया, और हमको और S-400 की जरूरत है। और यूक्रेन लड़ाई की वजह से, यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है रशिया की, उस वजह से एक पोस्टपोनमेंट हुआ और 2026 तक बात चली गई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि रूस एक टाइमलाइन दे और भारत और रशिया के बीच में जो एक इम्बैलेंस है ट्रेड का वो भी हम इम्प्रूव कर सके, क्योंकि 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर अब ये करीब $60 बिलियन की तरफ चला गया है। और रशिया के फेवर में ये टिल्टेड है क्योंकि हमने उनसे ऑयल इंपोर्ट्स किया था। लेकिन अब ये जो आज जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जो बायलैटरल्स होंगे उस पर डिफेंस, ऑयल और अदर सेक्टर्स, खासतौर से हमारे जो स्किल्ड लेबर है उस पर फोकस रहेगा। चंद्रशेखर, ठीक है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मंजू सेठ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मंजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, रूस और भारत के नेताओं की मुलाकात की हम बात करें, PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की बात करें, ये कई बार ये मुलाकातें हो चुकी हैं, दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। लेकिन इस वक्त का ये जो वक्त है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका लगातार टैरिफ को एक बड़ा हथियार बना रहा है, पूरे विश्व में कई तरह की हलचल मची हुई है। ऐसे में आज की जो ये बातचीत है, ये बाकी जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में, उनसे किन मायनों में अलग है? बिल्कुल, आपने जैसे कहा, वैश्विक जो इस वक्त रीबैलेंसिंग हो रहा है और जो इतना जियोपॉलिटिकल चर्न चल रहा है, सब कुछ बदलाव का एक ईरा हो गया है, जहां हर देश अपना सिर्फ हित देख रहे हैं और अपना एक वर्चस्व बनाने में लगे हैं। और प्लस हम देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऑन द वन हैंड यूक्रेन में लड़ाई बंद करने की बातचीत चल रही है प्रेजेंट US और रशिया के बीच में, और साथ में प्रेशर भी डाला जा रहा है रूस के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी, कि आपस में अब अपने संबंध टाइट मत करिए। तो सारा विश्व देख रहा है इस वक्त जी। तो ये नया एक माहौल बना हुआ है, उसमें ये जो विजिट है थोड़ी और पिछली विजिट से थोड़ी अलग है। लेकिन साथ में एक ये भी हमें याद रखना होगा कि बहुत टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, एक बहुत लंबा एक फ्रेंडशिप रहा है दोनों नेशंस में, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, सोवियत ईरा में भी।
ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें इसका एक और महत्व हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है कि इंडिया को भारत को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल रूस के साथ बात भी मत करिए, और इतने सालों से कहे जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा है नहीं, हमारे ये टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है हमारा, हम उसको बिल्कुल नहीं उसको हम प्रभावित नहीं होने देंगे आपकी वजह से, और इसको हम बिल्कुल और स्ट्रेंथन करेंगे। हम देख ही रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है और जो एजेंडा पे चीजें हैं इतने वाइड रेंजिंग है, इतनी डाइवर्सिफाइड है, हर मुद्दे पे बात होगी, इंक्लूडिंग जो आजकल वैश्विक चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको उनके बारे में भी बातचीत होगी, बायलैटरल जो हमारे इश्यूज हैं उस पर भी ठीक है, बात होगी। आपकी बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रोफेसर सचदेव, आज जिस तरह से मंजू सेठ बता रही हैं कि जिस तरह का माहौल है उसमें काफी भारत के ऊपर दबाव है कि आप रूस से ज्यादा संबंध मत रखें, ज्यादा व्यापार ना करें रूस से, और भारत कहता है कि ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, हम रूस से अच्छे हमारे संबंध हैं। लेकिन इस सब के बीच जो भारत का एक पक्ष रहा है, भारत ने, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से बात की, रूस से बात की, भारत का एक पक्ष रहा हुआ है कि ये युद्ध का समय नहीं है, आप बातचीत कीजिए। तो भारत किस तरह से इस पूरे माहौल में, किस तरह से रूस के सामने इस बात को कन्वे कर सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही वक्त बताया। एक तो हमारा जो पूरा ऐतिहासिक संबंध है रूस के साथ, अब उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा बहुत पहले से काफ़ी करीबी उनके साथ काम करते रहे हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं जी। एक तो रूस क्योंकि 4 साल से जंग में उलझा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, और लेकिन वो जो पूरा माहौल बदला है उसमें हमने ये भी देखा है कि उससे काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज भारत और रूस के लिए पैदा हुई हैं। एक तो हमने देखा है कि पिछले 3 साल में जो हमारा जो पहले जो हमारा व्यापार था वो 10 बिलियन से बढ़ के अभी 70 बिलियन हो गया, उसका बड़ा हिस्सा जो है वहाँ से क्रूड वहाँ से खरीद रहे हैं, और हमारी कंपनी यहाँ पे खरीद के उसको काफ़ी प्रोसेस करके यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों को भी बेचती रही हैं। अब उसका हमारे ऊपर, आपने सही कहा कि अमेरिका की तरफ से दबाव है, 25% उन्होंने अलग से हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए गए हैं जी। तो उसके बारे में। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि हमारा, हम देखें कि जो पहले हमारा भारत का सोवियत संघ के साथ भी जो हमारा संबंध था, और उस समय भी जो एक आर्थिक संबंध जो सोवियत संघ के थे वो एक बहुत बड़ा स्तंभ था उसका, इंडो सोवियत जो हमारा ट्रेड एंड स्पेशल रिलेशनशिप था। इनफैक्ट जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होता था। वो उसके बाद से जब बदलाव हुए वहां पे हमारी भी पॉलिसीज बदली, तो हमारा आप देखते हैं कि पिछले 10-15 साल से जो 8 से 10 बिलियन के बीच में जो हमारा ट्रेड वहां पे रुक गया था, अब क्योंकि एक नया माहौल बना है जिसमें यूरोप ने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया, और क्योंकि रूस एक अच्छा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, बहुत उनके पास उसके सोर्सेज हैं एनर्जी के, तो एक नया ट्रेड बना है। उस ट्रेड बनने के साथ ये भी है कि जो हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, हमारे जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप्स थी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर की बात करते थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही थी क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम हमारा बहुत कम था। अब क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है तो उसमें भी एक नए आयाम हो सकते हैं। ये जो एक मुख्य बिंदु इस समय दोनों देश जिसके बारे में विचार विमर्श कर रहे होंगे, एक तो ये कि जो पुरानी बातें हमारा जैसे रक्षा का जो मामला है, रक्षा का जो हमारा क्षेत्र है वो हमें पहले भी खरीदते रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हमारा हो रहा है, लेकिन रूस एक अच्छा साथी हमारा रहेगा, हमने देखा है, और हम उनके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन भी कर रहे हैं हमारे मेक इन इंडिया के लिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए, उसकी एक बहुत बड़ी भागीदारी हमारे लिए है। जाहिर है कि इस वक्त जो बैठक हो रही है प्रोफेसर साहब, उसके बाद क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि बातें हो रही हैं, बैठ के होती रही हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या ठोस हम करना चाहेंगे वो एमओयूज के जरिए कुछ देर में हमारे सामने भी आ जाएगा। हमारे साथ अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आप हमारे साथ देखें तो ये जो विदेश मामले होते हैं, आप लंबे समय से इसको कवर करते रहे हैं,
ये जो बैठकें होती हैं या जब दौरे होते हैं रूस के साथ, तो हमारा शिखर वार्ताएं निरंतर चलती रही हैं। अगर हम 2021 से 24 का वक्त को 2 साल का गैप बीच में 2024 से पहले था, अगर उसको हम निकाल दें तो, लेकिन ये जब भी बैठकें होती हैं, इन बैठकों में किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरीके के संकेत मिल पाते हैं, वो काफी हद तक ये संकेत दे पाते हैं कि अब आने वाले वक्त में हम कितना सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार के दौरे में जैसे हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन से पहले भी हमने देखा कि रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके थे, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हुआ, बिजनेस फोरम की भी बैठकें हुई, और अब डेलीगेशन लेवल टॉक्स। किस तरीके की भाव भंगिमा, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इस बार के दौरे में दोनों देशों के डेलीगेशंस की ओर से आपको देखने में आ रही हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत भी देती हैं कि अब जो औपचारिक बैठक हो रही है, इसके बाद जो एमओयूज आने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों देशों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे ममता, ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है नेताओं का, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और हम जो रिपोर्टर होते हैं, अखिलेश आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले विशाल, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सामान्य औपचारिक बातचीत नहीं है। इस बार की बातचीत में निजी कंपनियों के बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल आए हैं, वो भी डील कर रहे हैं। और इस बार जो डेलीगेशन में जितने भी लोग आए हैं, जिसमें हम बैंकिंग ऑफिशियल्स की बात करें या फिर रक्षा क्षेत्र के ऑफिशियल्स की बात करें या फिर निजी कंपनियों के सीईओज की बात करें, सब इस बार जो उत्साह दिखा रहे हैं वो पहले नहीं, वो इस बार ज्यादा नजर आ रहा है। ममता, बिल्कुल ठीक कहा आपने रक्षा क्षेत्र की बात की, और आपने भी बताया कि रूस के रक्षा मंत्री एक दिन पहले आ गए थे। तो डिफेंस हमारा डेफिनेटली एक की एरिया रहेगा, और 100 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है, और हमने देखा कि किस तरह से 7 मंत्रियों को लेकर राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ गाड़ी में वो बैठे, तो ये तमाम चीजें काफी पॉजिटिव है। और अगर आपको याद होगा कि 3 महीने की पहले की जो पिक्चर थी रूस, चीन और भारत की, उसने भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था पूरी दुनिया को, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा किया था। और आज की जो बैठक है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम रक्षा की बात करें, क्योंकि मैं डिफेंस कवर करता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा इसमें। तो अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो हमारा डिफेंस डील था रशिया के पोर्ट्स को लेकर, वो 72% था 2015 में, जो कि डिप कर गया 35% अगर हम 2020-24 की बात करें तो। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि सैंक्शंस लगे, इसलिए भी हुआ क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है रशिया की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि रशिया जो हमारा हमेशा से ट्रस्टेड पार्टनर रहा है फ्रॉम द डेज ऑफ सोवियत यूनियन, तो उसके जो S-400 है उसने कितना कमाल दिखाया। और अब प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि एक टाइमलाइन हो, क्योंकि हमें और S-400 चाहिए और एडवांस वर्जन ऑफ S-400 चाहिए, जो कि पोस्टपोन हुआ है 2026 के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो डिफेंस रहेगा डेफिनेटली। और हम इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि हम सरफेस टू एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो हम एयरफोर्स को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि एयरफोर्स के तमाम जो 29 स्क्वाड्रन्स है उसमें जो सुखोई जहाज है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए रशिया चाहता है कि अपना Su-57 वो पुश करेगा, और भारत भी तमाम जो चीजें हैं उनको देख रहा है, क्योंकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है। आपने मेंशन किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जाकर भी कहा था कि हमें डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहिए, और रशिया को भी ये संदेश दिया था। तो ये तमाम चीजें रहेगी कि इंडिया अपनी पोजीशनिंग किस तरह से करे, रशिया के साथ हमारा ट्रस्टेड फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हुए भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखें, उस पर फोकस रहेगा। ममता, ठीक है। विशाल, हमारे साथ बने रहिए। मंजू सेठ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है भारत और रूस के काफ़ी ऐतिहासिक संबंध हैं और दोनों के बीच में कई नए क्षेत्रों की तलाश हो रही है, किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। कई सारे अन्य मसले भी हैं, रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि भारत के ऊपर काफ़ी दबाव भी है, दूसरे देशों का दबाव है, अमेरिका का दबाव है कि रूस से ज़्यादा संबंध ना रखे, ज़्यादा व्यापार ना करे। इस सब के बीच भारत ने ये साफ कर दिया है कि रूस ऐतिहासिक और टाइम टेस्टेड दोस्त है, तो रूस के साथ हमारे संबंध रहेंगे। लेकिन जो भारत का पक्ष है युद्ध को लेकर के, बार बार प्रधानमंत्री इसको बोलते रहे हैं। आज जो बैठक हो रही है इसमें भारत
किस तरह से अपना जो ये पक्ष है उसको क्या कन्वे करेगा, किस तरह से कन्वे करेगा, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, दोनों जो लीडर्स हैं डिस्कस करेंगे इस बात को जरूर, यूक्रेन की लड़ाई कैसे बंद की जाए। और जैसे मैंने कहा पहले भी, ये ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रहे हैं यूएस और रूस के बीच में कि और उनके यूक्रेन के साथ भी कि कैसे ये वॉर को एंड किया जाए। और बिल्कुल जो उनकी बातचीत हुई है रूस की अमेरिका के साथ, यूक्रेन के साथ, वो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे उसके बारे में और अपने विचार बताएंगे कि क्या उनका स्टैंड है। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको कन्वे करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक सॉल्यूशन निकालिए, ताकि जो अनसर्टेनिटी, वैश्विक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो ये माहौल बना हुआ है, इसमें एक स्टेबिलिटी आए, ताकि सब जो ग्लोबल ग्रोथ इस वक्त अफेक्टेड है, ग्लोबल इकोनॉमी इज अफेक्टेड है, और जो इंडिया की और रूस की भी, सब ही कंट्रीज अफेक्टेड हैं। तो इनको कैसे एक समाधान निकाला जाए और पीसफुली निकाला जाए, और थोड़ा गिव एंड टेक करके भी करिए, क्योंकि हमारा हमेशा यही रहा है कि आप वन साइडेड एक अग्रीमेंट जब होता है तो वो नहीं सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इससे बहुत जरूरी है कि दोनों साइड्स थोड़ा गिव एंड टेक करें और नेगोशिएट करें और इसको एक बिल्कुल एक समाधान निकालें। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर उनको कहेंगे कि यही सही रास्ता है। और पहले भी कहा है उन्होंने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी जब पिछले साल भी मिले थे, जब भी मिले हैं, ये कन्वे किया है कि अब लड़ाई मत करिए, लड़ाई को कोशिश करिए कि बंद करिए, लेकिन हाँ उनकी जो रेड लाइंस हैं और जो उनके दोनों तरफ की जो रेड लाइंस हैं और जो उनके, वो तो रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे दोनों साइड्स को। और उसके और इसीलिए हम कह रहे हैं मंजू जी कि विश्व की नजर लगी हुई है इस बैठक पर कि क्या यहाँ से भी कोई ऐसा संदेश इसको लेकर भी, इस पहलू पर भी आ सकता है क्या। लेकिन प्रोफेसर साहब, इस कूटनीतिक मसले के से हटकर अगर हम द्विपक्षीय मसलों की ही बात करें और जो एमओयूज होने हैं, इसमें बड़ी बड़ी बातें तो प्रोफेसर साहब की जा रही हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ छोटे डिसीजंस भी होते हैं जिनके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। मैं यहाँ पे उदाहरण लेना चाहूंगी, जैसे स्पेयर बैंक जो रशिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। उसने कहा है कि वो 3 साल में $10 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, उन 10 शहरों में ब्रांचेस भी खोलेगा। यहाँ रुपए, रूबल और में जो व्यापार है उसको लेकर एक कौन सी ऐसी बड़ी तस्वीर है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि ना केवल इस बैंक की मैं बात करना चाहूंगी बल्कि आरटी मीडिया में भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। आरटी चैनल, रशिया टुडे चैनल का भी लॉन्च होना है। ये कौन से ऐसे बिंदु हैं जो संकेत महत्वपूर्ण देते नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी बातें तो हमारी पहले से रही हैं, लेकिन इस तरह के जो नए एग्रीमेंट अगर कोई होते हैं और वहाँ से नए निवेश के आयाम खुलते हैं और हमारी कंपनीज भी वहाँ पे कुछ नए अपने निवेश करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी जो हमारा निजी क्षेत्र है उनके दिमाग में थोड़ी शंकाएं भी हैं, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं। उनको लगता है कि हमारा एक्सपोजर वेस्टर्न की मार्केट्स में है, तो शायद हम वहाँ पे निवेश करना उतना हमारे लिए सहज नहीं है। लेकिन उसी में एक डायरेक्शन जब कोई इस तरह की मीटिंग के बाद मिलती है, जैसे हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात करने की, तो उस दिशा में अगर कोई ठोस कदम अगर यहाँ से निकलता है, बातचीत करनी शुरू हुई है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने 2-3 साल में तेजी से कई समझौते किए हैं, चाहे वो यूके के साथ किया, एफ्टा कंट्रीज के साथ किया, यूएई के साथ किया, तो ये पूरा इलाका भी भारत के लिए एक बहुत अच्छा नए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ से पश्चिम की जो कंपनीज थी वो बाहर निकल चुकी हैं। और रूस भी चाहता है कि भारत के देश हैं और जो दूसरे जिसको वो ग्लोबल मेजॉरिटी के देश है उनके साथ पूरी निगाह लगाए हुए हैं। और अभी पिछले 2-3 सालों में हमने ये भी देखा है कि भारत से बहुत से लोग वहाँ पे मोबिलिटी भी वहाँ पे बहुत हो रही है। हजारों की तादाद में भारतीय जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज काफ़ी दिक्कतें हैं उनको, और जो नया वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन डिफेंस का हो चाहे एग्रीकल्चर के अंदर हो, वहाँ पे उनको काफ़ी तादाद में लोग चाहिए और भारत से काफ़ी लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बातचीत के दौरान शायद पॉसिबिलिटी है मोबिलिटी एग्रीमेंट के ऊपर भी एक समझौता होने की, उसके बारे में आने में किस तरह से उस जो लोग यहाँ से जाएं वो किसी किस्म के दिक्कतों के बिना, ऑलरेडी उन्होंने वीजा अपना प्रोफेसर साहब, क्या ये भी कहना सही होगा कि मौजूदा दौर में
जो चुनौतियां, चाहे हम टैरिफ्स के माध्यम से कहें या हम वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कहें, कि बहुत सारे ऐसे स्किल्ड भारतीय भी हैं जो और नए वेन्यूज भी तलाश रहे हैं। ऐसे में ये, क्योंकि ये पहली बार है ये लेबर मोबिलिटी को लेकर जो बात हो रही है कि समझौता हो सकता है, ये क्योंकि रूस के लिए ये भी कहा जाता है कि वहां पे स्किल्ड वर्कर्स ही हैं जो हमें चाहिए होंगे, तो उस दिशा में हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी अ विन विन सिचुएशन। ठीक है ममता, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ सवाल गए हमारे साथ, जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जोशी, इस सवाल का जवाब ले लें पहले। जी बताइए प्रोफेसर साहब। जी, उसमें यह है कि स्किल्ड लेबर तो जा रही है, लेकिन उनको स्किल के साथ सेमी स्किल्ड लेबर की भी बहुत जरूरत है। तो इसलिए अभी आप देखें जो कम से कम 30-40 हजार के करीब जो पिछले 2-3 साल में वहां पे भारतीय मजदूर वहां पे गए हैं, वो अलग काफी किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके बारे में दोनों सरकारों में काफी अच्छा खाका इसके बारे में तैयार किया है, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि हमारे लोग, क्योंकि आजकल वैसे भी हम देखते हैं कि पश्चिम के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, वहां पे काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो नए नए हमको इलाके ढूंढने हैं व्यापार के लिए भी, लोगों की मोबिलिटी के लिए भी। और क्योंकि वहां पे हमारी जितनी, जब वो लोग वहां पे जाते हैं तो उसके बाद अपने आप वो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और किस्म के जो पीपल टू पीपल लिंकेजेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोवियत जमाने में बहुत से हजारों की संख्या में स्टूडेंट वहां जाया करते थे। अब उनकी संख्या में थोड़ी कमी हो गई है, हमारे जो यूनिवर्सिटीज थे उनके जो लिंकेजेस थे कम हो गए हैं। तो वो अगर लिंकेजेस बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये जो पूरी बातचीत जो हो रही है अभी भारत और रूस के बीच में, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, वो 2 साल, ये बात है कि 2-4-6 महीने के अंदर उसका कोई अंत लगता है निकल सकता है। उसके बाद जो नई अपॉर्चुनिटीज होगी, सैंक्शन भी हो सकता है पहले से कम हो जाए, तो उसके लिए एक नया खाका जो आने वाले समय के लिए भारत और रूस के बीच में जो बनने वाला है, मुझे लगता है उसके बारे में सारी जो बातचीत हो रही है, और किस तरह से जो हमारा जो अभी खासतौर से जो तेल का व्यापार उनके साथ हो रहा है, और हमारे ऊपर जो प्रेशर है, और सैंक्शन के बावजूद भारत और रूस ने ऐसे तकनीक निकाल लिया है कि ट्रांजैक्शंस जो है हमारी हो रही हैं, सारा पैसा रूस को दिया जा रहा है। 70 बिलियन कोई कम, 60 बिलियन कोई कम मुद्दा नहीं होता है। और सैंक्शन के अलावा इस तरीके से, और हमारा जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी आने वाली है, उसके अंदर भी रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि एक नई डायरेक्शन भारत जैसे G20 को दिया था वैसे ब्रिक्स को भी दे सकता है। तो इस तरह से बड़े नए मुद्दे जो आने वाले समय में हैं उनके बारे में बातचीत है, और हमारे जो रक्षा का मामला है उसके बारे में तो वो बहुत पहले से हमारे अच्छे संबंध है, वो और भी आगे बढ़ेंगे। और जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कहते हैं, जैसे उन्होंने आपके संवाददाता ने बताया कि परसेंटेज कम हो गया है, परसेंटेज पहले से 70% से 30-35% भले ही हो गया हो, लेकिन ये है कि भारत का पहले से हमने बढ़ाया है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म व्यापार कोई बहुत कम हमारा रूस के साथ रक्षा के मामले में भी नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि क्योंकि हमने रक्षा के सामान और खरीदना शुरू कर दिया है, जैसे अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से, तो उसका परसेंटेज में भले कम लगे, लेकिन फिर भी रूस एक डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार बना रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बना रहेगा। प्रोफेसर साहब, वैसे यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस वक्त जबकि हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2030 तक हमें अपने व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना है, तो जाहिर है कि जो विविधता है हमारे व्यापार में, अलग अलग क्षेत्रों में और ज्यादा व्यापार करना, वो भी हमें इस बार के एमओयूज में शायद देखने को मिल सकती है। जोशी, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ममता, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम बातचीत करें, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, हम पहले कुछ दृश्य अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये आप दृश्य देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हो रही है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं, और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए, और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि
आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच औपचारिक वार्ता के आरंभ से पहले प्रधानमंत्री का ये बयान, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है विश्व के समक्ष कि भारत यूक्रेन संघर्ष को लेकर न्यूट्रल रुख नहीं रखता, बल्कि भारत का अपना पक्ष है, शांति का पक्षधर है भारत। एक बार और इस स्टेटमेंट को आपको दिखाते हैं। एक्सेलेंसी, मेरे परम मित्र, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण
शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जो वक्तव्य होता है बातचीत शुरू होने से पहले, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। पूरे विश्व की नज़र इस पर लगी हुई है कि भारत क्या कहता है। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर जाते हैं तो भारत क्या कुछ कहता है। द्विपक्षीय बातचीत वहां पर चल रही है, व्यापार को लेकर के क्या कुछ होना है वो बातचीत चल रही है। इसलिए ममता, हम कोशिश करेंगे अगले 5-7 मिनट, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, इस पर हम बातचीत करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी साहब, ये जो अभी प्रधानमंत्री की ओर से ओपनिंग स्टेटमेंट दिया गया है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई है और कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ये जो पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिलती है, ये एक पोस्ट मल्टीप्लायर का काम करती है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने विजनरी लीडरशिप की बात कही है, जिस प्रकार से कहा है कि कहां से कहां वो रूस को ले गए, कहां से कहां दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है वो उस मुकाम पर जा पहुंची है। और युग जो है ये इस मुश्किल युग समय से गुजर रहा है, खासकर यूक्रेन की लड़ाई को देख करके हुए उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हम जो है, हमारा पक्ष है और वो शांति का पक्ष है। तो मुझे लगता है दोनों अध्यक्षों के बीच जो दोस्ती है वो एक मैं कहूँगा जबरदस्त और जिगरी दोस्त के तौर पर जिस तरीके से कल मिले, जिस तरीके से वो आज भी जब उन्होंने स्वागत किया, जिस प्रकार से उनके साथ है, जिस प्रकार से वो बातचीत करते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है एक सकारात्मक तौर पर दोनों के जो विचार और देश का जो प्रगति है वो साथ चलती रहेगी। ठीक है, मंजू सेठ जी, आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि विश्व के कल्याण के लिए शांति का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि एक और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की भी सराहना की है कि वो विजनरी लीडर हैं, कि जिस तरीके से पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ किया गया है, उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माय फ्रेंड कह के उन्हें संबोधित भी किया है, लेकिन साथ ही शांति का भी संदेश। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, बहुत एक ये इम्पोर्टेंट मैसेजिंग भी की है प्रधानमंत्री जी ने कि आगे चल के क्योंकि पूरा विश्व इस वक्त अफेक्टेड है, ये लड़ाई जो चलती चली जा रही है, 4 साल होने को आए, और इसलिए एक बहुत जरूरी है कि एक सारा विश्व शांति की ओर जाए। और प्रधानमंत्री ने बड़े क्लियरली उनसे कहा है, आप हमारे मित्र हैं और हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शांति की तरफ जाएं। और शांति आगे का उनको बहुत मुमकिन पॉसिबल है, इट इज इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन भी समझ रहे हैं कि उनके देश भी अफेक्टेड है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इतना लंबा नेवर एंडिंग वॉर लिटरली बन गया है, तो वो भी समझ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है उन्होंने इंडिकेशंस भी दिए हैं, क्योंकि रूस यूएस के साथ जो बातचीत कर रही है चल रही है, उसमें रशिया ने कहा है कि हम शांति की तरफ जाना चाहते हैं।
तो मुझे उम्मीद है, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उम्मीद है कि आगे चल के कुछ महीनों में, क्योंकि लड़ाई तो बंद होनी ही है, ऐसे तो नहीं चल सकता इंडेफिनिटली, तो वो बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया है कि आप हमारे फ्रेंड हैं, आप हम चाहेंगे कि आप शांति की तरफ जाएं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो और देशों की प्रेशर में और दबाव में ना आए, और हम आगे चल के इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिल्कुल। और प्रोफेसर हाँ, सचदेवा को यहाँ पे मैं लाना चाहूंगी बीच में। मंजू जी, प्रोफेसर सचदेवा, यहाँ पर हमें इस वक्त जो विश्व में हलचल हो रही है या जो शांति के प्रयास को लेकर बैठक हो रही है, उन पर भी गौर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति को लेकर सक्रियता से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहले भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, हाईलाइट भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम जानते हैं अमेरिका की ओर से शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है। थर्सडे को ही हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद वो और साथ में महत्वपूर्ण अधिकारीगण वो भी इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। अब आज जबकि शुक्रवार का दिन है यहाँ पर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत भी इसी शांति के संदेश को पुनः सामने रख रहा है। क्या मायने इसके देखते हैं आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो हो रहे हैं प्रयास उनके मद्देनजर? प्रोफेसर सचदेवा, आप तक आवाज आ रही है? जी सर। जी प्रोफेसर साहब, आपको आवाज आ रही है? बीच में थोड़ा दिक्कत थी। जी मैं इनफैक्ट जी मैं समझ गया आपकी बात। उसमें जो है प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो बहुत सोचा समझा और पूरी दुनिया को एक संदेश देने वाला वक्तव्य है, क्योंकि आपने देखा होगा ये द्विपक्षीय मीटिंग है, दो देशों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उनके वक्तव्य का वो केंद्रित था यूक्रेन के युद्ध के ऊपर, और जिस तरह से पश्चिम के देश प्रेसिडेंट पुतिन को अलग थलग करना चाहते हैं, उनको वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, उसमें भारत के नेता ने उनको एक विजनरी लीडर बोला है। और पूरा एक तरीके से, क्योंकि भारत को भी ये बार बार हमारे ऊपर एक दबाव आता है कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को बोलिए कि आप अपने लड़ाई छोड़ के, युद्ध छोड़ के आप जो है समझौते की तरफ जाइए, और उसको उन्होंने बड़े मुस्तैदी से वो जिस तरीके की चिंताएं पश्चिम के देशों की हैं वो भी वहां पे जताई, और उसके साथ अपनी भारत की और रूस की जो एक साझेदारी है और उसमें किस तरीके से अपना एक कॉन्फिडेंस रूस में और प्रेसिडेंट पुतिन में जताया, और एक तरीके से एक मैसेज भी दिया कि हम शांति की तरफ हैं, आप जो भी प्रयास शांति के कर रहे हैं हम उनके बिल्कुल आपका सहयोग करते हैं, और हमको उम्मीद है कि जल्दी से इसका कोई हल निकलेगा। तो एक बहुत ही, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि किस तरीके से जो राष्ट्रपति पुतिन की यहाँ यात्रा है उसका एक बहुत बड़ा जो एक संदेश है, जिस तरह और उसका जो पूरी जो ध्यान है पूरी दुनिया का इसके ऊपर केंद्रित है। क्या इन दोनों देशों में बातचीत होती है, क्या भारत उनको एक संदेश देता है, और किस तरीके का संदेश राष्ट्रपति पुतिन वहां से देना चाहते हैं, क्योंकि जो बातचीत है इस वक्त यूक्रेन संकट के बारे में, यूक्रेन के युद्ध के बारे में एक बहुत निर्णायक मोड़ पे है, और उसमें काफी शंकाएं उस पूरी जो एग्रीमेंट की है वो यूरोप को है, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में काफी आगे वो बातचीत बढ़ चुकी है। तो एक बहुत ही सोचा समझा और पूरी दुनिया को एक संदेश देने वाला, और रूस को भी एक संदेश देने वाला, क्योंकि जो बाकी बातें हमारी आपस की जो बातचीत होगी, चाहे वो व्यापार की है वो तो उसका एक वक्तव्य बाद में निकल आएगा, लेकिन सबको एक उम्मीद थी, और सब इस पूरे जो बयान को, भारत के प्रधानमंत्री के बयान की जो एक बड़े निगाह से सब लोग देख रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बयान प्रधानमंत्री ने दिया है, और इसका बयान का पूरी दुनिया में इसके बारे में काफी चर्चा होगी इसके बाद। ठीक है कुलकर्णी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और यूरोप खुद रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया, और अभी इस वक्त पे जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है उन्होंने बहुत साफ कहा कि हमारा पक्ष शांति का है और जो प्रयास चल रहे हैं हम चाहते हैं कि वो सफल हों, विश्व का कल्याण शांति के मार्ग में है,
तो कहीं ना कहीं इस बयान के तहत ये व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ के बयान दिया गया है, लेकिन संदेश कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी है। कुलकर्णी साहब। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, कोई शक नहीं। और अमेरिका का दौरापन तो साफ पुतिन जी ने ये दिखाई दिया कि किस प्रकार से यूएस जो है वहां उनसे न्यूक्लियर फ्यूल ले रहा है। और लेकिन वो और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बात करूंगा और आपके जो 50% आपके ऊपर टैरिफ है वो उसको 25% करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो उनका जो हिपोक्रेसी है वो साफ नजर आ गई कि अमेरिका खुद ही खरीद रहा है। और हमारे को भी, हमने जब तेल लेने की कोशिश की, जब यूक्रेन के युद्ध से पहले हम लोग सिर्फ 4% तेल लेते थे रूस से, लेकिन अमेरिका के ही और यूरोपियन यूनियन के फायदे के लिए हम लोगों ने अपने जो सोर्सेस थे उनको दे दिए। और अमेरिका ने खुद ही कहा था कि आप रूस से तेल ले सकते हैं जिससे कि पूरे विश्व भर में स्टेबिलिटी रहे प्राइसेस की। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम 1,85,000 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे, तो हमारा 4% से कम था, वो तकरीबन 40% हुआ। और अब तकरीबन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मकसद एक ही है कि हिपोक्रेसी जो है, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो नैरेटिव प्ले करते हैं, अपने आप को दूध का धुला हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। और जिसका उन्होंने बिल्कुल पुतिन जी ने साफ दर्शाया और जिस तरीके से कहा, वो हमसे न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं। आप समझ सकते हैं पूरे विश्व को एक सुनाना और बताना कि उन्होंने क्या करना चाहिए और खुद उल्टे तरीके से कार्रवाई करना, ये दर्शाता है ये दोहरा पर। आई थिंक अमेरिका हैज बीन एक्सपोज्ड, द वेस्टर्न नेशंस हैव बीन एक्सपोज्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लगता है ये जो विजिट है, ये एक बहुत नाजुक स्थिति, पूरा विश्व एक बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। और इस ऐसे वक्त में आना, इस तरह के बयान देने, इस तरह का समझाना, इस तरह की सोच रखनी कि भाई विश्व में शांति होनी चाहिए। और वो खुद भी कह रहे थे कल कि मैं खुद ही चाहता हूं कि ये युद्ध समाप्त हो, लेकिन 2014 से जिस प्रकार से लगातार डोनबास रीजन को लेकर के वो लड़ रहे हैं और क्रीमिया जब उन्होंने लिया तब से लेकर के आज तक वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर थोपा गया, जिसके लिए वो साफ यूरोप को ही दोषी मान रहे थे। और ट्रंप को कह रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध कैसे समाप्त किया जाए, तो लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो युद्ध को समाप्त होने नहीं दे रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कुछ ऐसे बयानबाजी से कम अब कुछ ना कुछ एक्शन होगा, क्योंकि यूरोप तो लड़ाई सस्टेन कर नहीं सकता है। और रूस ने तो साफ कहा अगर यूरोप लड़ना चाहता है तो मैं आज भी तैयार हूं लड़ने के लिए। तो इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है, उम्मीद करते हैं कि विश्व जो है शांति की ओर जाएगा। जनरल साहब, ये उम्मीद पूरा विश्व कर रहा है कि संघर्ष से हम बाहर निकलो, जैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि शांति हो विश्व में, यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मंजू जी, नॉर्मली डिप्लोमेसी में कहा जाता है पॉस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में जब राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरे की बात सामने आई तो बहुत लोग हैरान हुए, बहुत लोग परेशान भी हुए। लेकिन कूटनीति के संदर्भ में अगर हम उस नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और दोनों देशों के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, पॉस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप नैरेटिव दिखाते हैं, क्या बताते हैं विश्व को। अपनी कूटनीति तो आप करते रहेंगे, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सब चलेंगे साथ में, लेकिन आप उसको आगे कैसे, क्या मैसेजिंग करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो देख रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री जी ने, एक क्लियर एक मैसेज है कि हम भी चाहते हैं पीस। और जो उन्होंने मंजू जी आपको रोकना चाहेंगे, व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देखिए प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या वक्तव्य दिया इस मौके पर। Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me and for yesterday's evening too. It was very good, friendly, and at the same time a very substantial talk. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are dating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that, and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies move, have more opportunities for cooperation.
We opened additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech, and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Our teams have done a great work before this visit. They have prepared a great number of documents for us. We have an opportunity to talk in more detail about some of them. I'm sure that we'll have a very fruitful working day. तो राष्ट्रपति पुतिन का भी इस वक्तव्य हमारे सामने है। जनरल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर? जिस प्रकार से ममता जी पुतिन बार बार मोदी जी का नाम लेकर के और उनको कहते हैं कि भाई वो तो दिन और रात सिर्फ अपने भारत के हित के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये बहुत अच्छा एक डायरेक्शन देती है, एक पोस्ट मल्टीप्लायर का काम करती है। और ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व बट रहा है और हम लोग मल्टीपोलैरिटी में विश्वास रखते हैं, रूस मल्टीपोलैरिटी में विश्वास रखता है, और जो अमेरिका किसी प्रकार से अपना जो नैरेटिव है उसके कोई, और भारत जो है किसी के बरखिलाफ नहीं है, भारत सबके साथ जाना चाहता है। और जिस प्रकार से पुतिन ये इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की दोस्ती पूरे विश्व में शांति लाएगी, और उम्मीद कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो 21-25 साल से जो दोस्ती है और जिस प्रकार से पुतिन बार बार इस बात को कह रहे थे, और अपने स्टेटमेंट में भी कल जब मैं न्यूज चैनल में सुन रहा था कि इतनी बार उन्होंने मोदी जी के बारे में बात की, ये कहा कि जो प्रधानमंत्री है भारत के एक बहुत सिंसियर है, कमिटेड है और अपने भारत के ही बारे में सोचते हैं। तो आज के युग में जब देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, और दोनों जो है वो एक इस बात को मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और उसमें पूरा विश्व का, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जिसके द्वारा पूरे विश्व। ठीक है कुलकर्णी साहब, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। हम प्रधानमंत्री का पूरा स्टेटमेंट एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। एक्सेलेंसी, मेरे परम मित्र, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए, और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए, और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं।
पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक्सेलेंसी, मेरे परम मित्र, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जो औपचारिक बैठक से पहले दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया है कि
और उम्मीद जताई है कि विश्व शांति की ओर वापस लौटेगा। लेकिन और राष्ट्रपति काफी पुतिन बड़ा के ये समक्ष उन्होंने जो वक्तव्य ये है, आज की बात कही हेडलाइन है इसको कहा जोशी जा की, सकता है। जी ये जो बात कही है प्रधानमंत्री ने कि भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट है और शुरू से ही ये पक्ष स्पष्ट रहा था। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लगातार ये बोलते रहे हैं कि भारत न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है जब यूक्रेन संघर्ष की बात आती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने आज ये पुनः स्पष्ट किया है कि भारत शांति का पक्षधर है। हमारे साथ इस वक्त जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़ गए हैं। सज्जनहार जी, यहाँ पे सवाल आपसे लेना चाहूंगी। ये जो वक्तव्य हमने दिखाया है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, जब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि क्या कहा जाएगा राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री के द्वारा यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, कह सकते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग रही है पूरे विश्व के लिए। जी बहुत धन्यवाद ममता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब से ये रूस यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ फरवरी 2022 में, आपको, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये याद होगा, जो उसके कुछ ही महीने बाद करीब सितंबर में जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में, ऑन साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, शिखर सम्मेलन वहां पर चल रहा था, उसकी साइडलाइंस पर यह मुलाकात हुई थी। और तब प्रधानमंत्री ने, वो पहले विश्व नेता थे जिन्होंने कहा था जो ये युद्ध का युग नहीं है, हमको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए, बातचीत से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से हमको इसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, उस समय जो भी पश्चिमी देश थे सभी ये सोच रहे थे जो अभी अभी युद्ध शुरू हुआ है, हमने इतने सारे उनके ऊपर, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तो रूस तो इसके सामने टिका नहीं रह पाएगा, उसका रूबल है क्रम्बल कर जाएगा, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा जाएगी, तो वो फिर हमारे पास शांति के लिए आएगा, शांति का की दुहाई करता हुआ आएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी पहले थे जो पूरा विश्व आज कह रहा है जो बातचीत करके हमको इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था हम शांति की तरफ है। उन्होंने ये भी कहा जो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है, के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेरिटोरियल है, इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है देशों की, उसकी बिल्कुल सुरक्षा करनी चाहिए, उसको बिल्कुल पूरा मान देना चाहिए। परंतु एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया है, किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी मसले का हल युद्ध क्षेत्र से नहीं निकलता है, वो बातचीत से ही निकलेगा। और इसीलिए भारत ने हमेशा बातचीत और शांति का रास्ता लिया है और उन्होंने बिल्कुल ये ठीक कर दिया। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आए हैं या प्रधानमंत्री मोदी, भारत और रूस की जो मित्रता है वो द्विपक्षीय कारणों से इतनी ज्यादा जोरदार हुई है, इतनी ज्यादा परिपक्व हुई है, परंतु भारत इसमें वैश्विक मुद्दों पर भी, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसको भी उतनी ही अहमियत देता है। अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी का जो बयान है प्रधानमंत्री मोदी का, काफी महत्वपूर्ण ये बयान है, इसके अगर हम मायने समझने की कोशिश करें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब पिछले दिनों दूसरे जो वैश्विक नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने वहां पर कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष शांति का पक्ष है। और जिस तरह से हमने देखा है कि जो ट्रम्प के टैरिफ की हम बात कर लें, जो 25% टैरिफ लगाया, यूरोप खुद तेल खरीदता है रूस से, उसके अलावा खुद अमेरिका यूरेनियम खरीदता है, तो अमेरिका का जो एक दोहरा रवैया वहां पर दिखाई दिया। तो आज का कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश इसको कह सकते हैं अशोक जी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, यकीनन मैं तो कहूंगा जो पूरी जो विजिट है राष्ट्रपति पुतिन की, भारत को जो विजिट है, वो एक बहुत बड़ा संदेश है अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है भारत अपने रिश्ते रूस के साथ कम करे, कमजोर करे, इसको इतना आगे नहीं ले जाए। परंतु और इसी वजह से उन्होंने ये 25% टैरिफ लगा दिया। आपने जो बताया 25% उन्होंने पेनल्टी टैरिफ, सैंक्शन नहीं है, ये पेनल्टी टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि भारत के संबंध, भारत उनसे तेल खरीदता है, जैसे आपने कहा, अमेरिका भी उनसे यूरेनियम फर्टिलाइजर खरीदता है, रूस भी गैस खरीदता है, चीन सबसे बड़ा
आयात करता है वहां से तेल का, परंतु फिर भी भारत के ऊपर टैक्स लगाया, भारत के ऊपर ये पेनल्टी टैरिफ्स लगाए। तो ये संदेश अमेरिका के लिए है जो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से बरकरार रखेंगे। जी। किसी और देश को अधिकार नहीं है जो वो हमें बताए जो हम अपनी विदेश नीति कैसे चलाएंगे, किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ हम कैसा व्यापार करेंगे। ये भारत अपने हितों को देखते हुए अपने आप निर्णय लेगा। इसका हम कोई भी इसको हॉस्टेज नहीं रखेंगे जो कोई और देश हमको बताएगा जो आप उससे तेल नहीं लो तो हम नहीं लेंगे और ऐसा करेंगे। नहीं, हम अब बहुत ही हमारी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है, पूरे विश्व में जो हमारा कद है वो बहुत बढ़ गया है। तो एक संदेश ये अमेरिका को यकीनन है। दूसरा संदेश मेरे विचार से, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये भी जो ये चीन के लिए भी है, क्योंकि चीन भी ये समझ रहा है जो चीन और रूस की जो मैत्री है बड़ी प्रगाढ़ है, बड़ी गहरी है, जिसे वो कहते हैं नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अब रूस ने कह दिया है भारत को जो हम आपके साथ भी उसी दर्जे की रिलेशनशिप, उसी दर्जे का सहयोग हम करने के लिए आपके साथ भी तैयार हैं। यह भारत के ऊपर निर्भर करता है, भारत देखेगा जो इसमें हमको क्या फायदा है, कैसा है। परंतु ये मैसेजिंग रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की तरफ से चीन को भी है, जो रूस के पास और विकल्प भी है, रूस के पास और ऑल्टरनेटिव भी है। वो अपनी निर्भरता जो चीन पर है उसको कम करने के लिए वो भारत के साथ जो व्यापार है उसका स्तर, उसका दर्जा और ऊपर लेकर जाएगा। जी, जनरल कुलकर्णी, यहाँ पर जब राष्ट्रपति पुतिन अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इस बात को रखा, न केवल दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों की उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन पीस इनिशिएटिव को लेकर जो प्रधानमंत्री के प्रयास हैं उन्होंने उसके लिए भी आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही यूक्रेन पीसफुल सेटलमेंट जो प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे डिटेल्स उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी साझा की हैं। क्या ये उस विश्वास को ही आगे और बढ़ाता नजर आता है जो दोनों देशों के बीच इतने दशकों से बना हुआ है? बिल्कुल ममता जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब दोस्त इस तरीके से बात करते हैं, मैं गुड फ्रेंड, माय स्पेशल फ्रेंड, जिगरी दोस्त, ये जो इस तरह की बातें होती हैं और एक दूसरे को बार बार मतलब बताते रहना कि क्या हो रहा है। और मोदी जी की खुद की जो दोस्ती है पुतिन के साथ और जेलेंस्की के साथ मिलने के बाद भी उन्होंने पहली बार जब वो गए उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा उन्हें कि ये युग वार का नहीं है, संवाद का है और भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखता है। जेलेंस्की को भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जबरदस्त विश्वास है। पूरे विश्व में लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बातचीत के बाद भी मुझे लगता है, ऐसे लग रहा है कि ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि कितना भी हो जाए, और जिस प्रकार से बार बार पुतिन भी बार कह रहे हैं कि मैं 2014 से लगातार प्रयास कर रहा हूं, 2014 से उनको बता रहा हूं कि आप नाटो में मत जाइए, और पश्चिमी देशों को बोल रहा हूं कि नाटो के जो हथियार हैं आप इस ईस्टर्न यूरोपियन देशों में मत रखिए। उसके बावजूद भी 2016 में रोमानिया में यूएस ने हथियार रखे, और इसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि जब सोवियत यूनियन का बिखरा उस वक्त भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से संकेत था कि यूएस जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। और ये जो रेड लाइन जो पार कर रहे थे, और अभी भी जो बातचीत जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे विटकॉफ से और उनके दामाद से जो बातचीत हुई, 5 घंटे बातचीत हुई, उसके भी उन्होंने खास बताया कि भाई जो चीजें हैं, कम से कम नाटो को लेकर के तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यूरोपियन यूनियन के ऊपर तो वो बाद में बातचीत करते हैं, बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नाटो के लिए बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी देश जो है यहाँ पे हथियार नहीं लगा सकता है। और जो 20% इलाका उन्होंने ले लिया है वो उनका माना जाएगा, जिसके ऊपर वो बातचीत हो रही है। 28 पॉइंट जो पीस पॉइंट जो प्रपोजल था यूएस का, वो पता नहीं लीक हो गया क्या हो गया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मे भी कहीं ना कहीं अलास्का में जो बातचीत हुई उसको लेकर के यूएस जो है वो आगे जा रहा था। तो जेलेंस्की ने अपना 20 पॉइंट प्रोग्राम रखा।
लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की जो है एक मुखौटा है, क्योंकि उसके कारण मैं ये इसलिए कहता हूँ कि नेटो जो है 32 देशों का जो एक संगठन है, वो आज 32 देशों का है, तो लेकिन नेटो की जो खड़ा हुआ वो यूएसएसआर के विरुद्ध खड़ा हुआ, और तब उसकी सदस्यता सिर्फ 16 थी, और वह 16 से लेकर के आज की तारीख में 32 हुआ। वही पुतिन बार बार कह रहे हैं कि आपने तो ये जो यूएसएसआर, वही संगठन आप हमारे से लड़वा रहे हो, जिसका 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो तो यूएसए का है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है। और मुझे लगता है होप गुड सेंस प्रिवेल, और ये दोस्ती जो है दोनों के बीच में, ये विश्वास वाली, और उस विश्वास से जब बातचीत जी जनरल साहब, यहाँ पे मैं अशोक जी से एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि अशोक जी जब जेलेंस्की ने भी पहले ये बात बोल चुके हैं वो भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से बात करें कि ये युद्ध समाप्त हो सके, ये बात सबके सामने है। जो ये वार्ताओं की हम बात करें कि शांति के प्रयास को लेकर जो वार्ताएं इस वक्त चल रही हैं उसको लेकर अभी पुतिन ने ही बोला था, ये कल परसों ही बोला है ये बात को कि बातचीत हुई है, लेकिन वो जो प्लान है, जो ट्रीटी है, वो डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रयोग किए हैं। इस संदर्भ में अगर हम आज से इन चीजों को जोड़े तो हम जानते हैं जब राजघाट पर राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे तो वहां उन्होंने पुस्तक में अपने जब विचार अंकित किए तो उन्होंने इस बात को सामने रखा कि महात्मा गांधी का जो विश्व शांति को लेकर उनका योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दौर में भी प्रासंगिक है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सामने रखा। गांधी जी के साथ टॉल्स्टॉय की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी उसको लेकर उन्होंने बात की है कि विश्व के भविष्य को लेकर उन्होंने लिखा है कि जो विश्व का भविष्य हो सकता है वो समानता, आपसी सम्मान और आदर, इन्हीं पर आधारित होना चाहिए। और ये मूल्य भारत और रूस दोनों के बीच में दिखते हैं, ठोस हैं। ये जब बातों को अगर हम जोड़ना चाहें, इन कड़ियों को अगर हम जोड़ना चाहें, तो क्या उम्मीद दिखती है इस संघर्ष को लेकर? जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत और रूस की जो मित्रता है वो तो बहुत पुरानी है। सोवियत संघ के साथ आपने अभी जिक्र भी किया महात्मा गांधी का और लियो टॉल्स्टॉय का, जो उनका आदान प्रदान था पत्रों का। तो कुछ लोग कहते हैं जो भारत की आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये रिश्ता शुरू हुआ है, परंतु ये हमारा रिश्ता तो बहुत अटूट है और केवल महात्मा गांधी तक नहीं जाता, बहुत सदियों पुराना जाता है। तो इसीलिए जो हम कहें अगर स्पिरिचुअल कनेक्ट दोनों देशों के बीच में, तो बहुत ही वो मजबूत है। दूसरी बात है, देखिए, विश्वास रूस और जो ट्रस्ट फैक्टर है रूस और भारत में बहुत अधिक है। और इसमें आपने जो बताया ममता जी, वो बिल्कुल ठीक बात है। जब पहली बार पिछले साल जून में समिट मीटिंग के लिए, इस बार 23वीं समिट मीटिंग हो रही है, पिछले साल 22वीं समिट मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे मॉस्को, तो तब उसके पहले उन्होंने टेलीफोन किया था राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को ये कहने के लिए जो आप उनको इसके बारे में कहिए जो शांति की तरफ जल्दी अग्रसर हुआ जाए। इसका मतलब क्या है? यही है जो राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। जो वो अगर जो काम करेंगे वो केवल एक तरफा काम, एक तरफ के फायदे के लिए वो नहीं करेंगे, और वो यूक्रेन का पक्ष भी बड़ी बखूबी राष्ट्रपति पुतिन के सामने रख पाएंगे। और आज की जो बातचीत हुई है, देखिए, जो विटकॉफ ने किया है, जारेड कुशनर ने वहां पर गए हैं, 5 घंटे उन्होंने बातचीत की है, उसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला। मैं ये नहीं कहूंगा जो पूरी तरीके से विफल रही वो वार्ता, परंतु खास नतीजा नहीं निकला जिसकी थोड़ी उम्मीद थी। परंतु भारत में जो बात हुई है, देखिए, कल रात 3 घंटे से ऊपर, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने इतनी अहमियत दी रूस यूक्रेन युद्ध को, अपने जो छोटे से वक्तव्य थे ऑफिशियल डायलॉग, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन के शुरू होने से पहले, दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत इसको अहमियत दी। तो मतलब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हुई है। और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने वक्तव्य में कहा जो वो ये चाहते हैं और समझते हैं, जो वहां पर शांति शीघ्र ही स्थापित होगी। तो मैं समझता हूं जो ये स्टेप बाय स्टेप
मूवमेंट है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं जो बातचीत हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत ही परसुएसिव कम्युनिकेटर हैं, बहुत ही परसुएसिव नेगोशिएटर हैं, तो जरूर, और दोनों में ट्रस्ट फैक्टर बहुत है, तो शायद ऐसी कोई बात हुई हो जिससे कि उन्होंने बताया हो। जो अब देखिए, नुकसान तो यूक्रेन का बहुत हुआ है, पर नुकसान अब रूस का भी बहुत हो रहा है और आगे चलते हुए होता रहेगा। हालांकि बैटलफील्ड में रूस को बहुत एडवांटेज है, परंतु नुकसान तो हो रहा है, लोग तो मारे जा रहे हैं। तो शायद उन्होंने समझाने का प्रयास किया हो, जो देखिए इन सबको खत्म करिए और जो बेस्ट डील आपको मिलती है उसको आप लेकर आगे बढ़िए। ठीक है अशोक जी, अब यहाँ पर क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की ओर से ये कहा गया है कि जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है पीस डील को लेकर के, उन्होंने पीएम मोदी के साथ उसको शेयर किया है, और पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ तौर पर न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह का ये संदेश है। अब इस सब के बीच में जो वहाँ पर एक तरह का स्टेलमेट आया हुआ है बातचीत में, चाहे वो डोनबास को लेकर के बात रुकी हुई हो या कुछ अन्य मसलों को लेकर के, पीएम मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे संबंध हैं, यूरोप के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ज़ेलेंस्की के साथ भी अच्छे संबंध हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। भारत क्या कुछ आगे की कड़ी इसमें अब जोड़ सकता है इन देशों के बीच में? जी देखिए, भारत ने ये कहा है जो हम मीडिएशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिएशन करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा उसमें एफर्ट, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जिसे कहा जाता है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको कोई लगाना पड़ेगा। आपके विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अपना शटल डिप्लोमेसी करें दोनों के बीच में वगैरह, तो वो हमारे पास ना तो अभी इतनी पॉसिबिलिटी है जो हम अपना ऐसे इन्वेस्टमेंट कर पाए एसेट्स की, तो वो हमने कहा मीडिएशन हम नहीं करेंगे, बट वी विल बी एन ऑनेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और वो हमने दोनों देशों के बीच में, आपको याद होगा जो जब प्रधानमंत्री गए थे कीव, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले, जो बातचीत हुई उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बताया, जो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जो उसका रिस्पांस था वो उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बताया। तो मतलब एन ऑनेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों को ये मालूम है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर वो बहुत विश्वास है, तो इसीलिए उसको लेकर आगे जाया जा सकता है। देखिए एक और चीज है आपको ध्यान रखना होगा इसमें, जो जब अलास्का एंकरेज में बातचीत हुई थी राष्ट्रपति पुतिन की और राष्ट्रपति ट्रंप की, उन्होंने उनको बुलाया था, तो जिस दिन वापस आए थे राष्ट्रपति पुतिन अलास्का से, उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन किया और उन्होंने उनको बताया जो क्या वहां पर बातचीत हुई है और उसको क्या कैसे वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो मतलब ये दोनों नेताओं के बीच में ये विश्वास की बात है जो राष्ट्रपति पुतिन, हालांकि देखिए भारत उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उस युद्ध में दूर देश है हमारा, वहां पर जो हो रहा है डायरेक्टली हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी भारत का योगदान की संभावना इतनी है, जैसे आपने कहा अभी चंद्रभूषण जी, तो चंद्रशेखर जी, जो इतनी संभावना है, जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने पहले आते ही प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन किया और उनको पूरी इसके बारे में सूचना दी जो हमारे बीच में क्या बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूं विश्वास राष्ट्रपति पुतिन का इतना है प्रधानमंत्री मोदी पर, जो इस बातचीत में उन्होंने उनको एज एन ऑनेस्ट एडवाइजर, ऑनेस्ट कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट फ्रेंड की तरीके से लिया होगा और बातचीत उनसे की होगी, तो शायद उसका आगे थोड़ा बहुत कुछ हल का रास्ता शायद निकलता। जी, कम से कम एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है, और कि जो शांति प्रयास किए जा रहे हैं, पूरा विश्व इस बात की उम्मीद कर रहा है कि चाहे कल की बैठक विफल हुई हो, उससे कोई नतीजा ना निकल आया हो शांति प्रयास को लेकर, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो वक्तव्य दिया गया है उससे एक उम्मीद बंधती है, और इसी उम्मीद पर कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है। लेकिन यूक्रेन संघर्ष से आगे अगर हम जनरल साहब, इस वक्त हम जानते हैं कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही है, गहन विमर्श इस बात पर भी हो रहा होगा कि जिन समझौतों पर सहमति बन रही है उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनका क्रियान्वयन भी किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर भी अब बातचीत हो रही होगी।
संघर्ष के माहौल में हम जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति पुतिन का दौरा है ये रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी। दोनों अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ और ठोस और निर्णायक निर्णय लें। ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या उम्मीद करते हैं इस वार्ता के बाद? ममता जी, जिस प्रकार से सजना साहब डिस्टिंग्विश डिप्लोमेट हैं, मैं उनसे पूरा सहमत हूँ जिस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस भी खुद पश्चिमी देश जो है एक नैरेटिव लेकर के चल रहे थे कि किस तरीके से रूस को आइसोलेट किया जाए, और उनका यहाँ भारत में आना जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, उससे उस लिहाज से मुझे लगता है रूस को और भारत को देखते हुए विश्व में भी एक बड़ा संदेश जा रहा है कि रूस जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, रूस के भी अच्छे दोस्त और बहुत जबरदस्त जिगरी दोस्त हैं। तो उसको देखते हुए और आज के माहौल को देखते हुए जिस प्रकार से उनके सेंट्रल बैंक की खुद वो जो नंबर 1 गवर्नर साहिबान आई हैं, वो भी अब रूपी रूबल को लेकर के जो बात करेंगी, तो खुद पुतिन ने भी खुद कहा है कि हम जो ट्रेड है निकालेंगे किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल करके ये जो ट्रेड गैप है, क्योंकि तकरीबन 68-69 बिलियन डॉलर्स का तो ट्रेड है जिसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर है, जिसको बढ़ाएंगे, चाहे वो आपका श्रिम्प में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे फर्टिलाइजर अपना एग्रीकल्चर में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल में हो, काफी एक है। प्लस उम्मीद की जाती है कि तकरीबन 10-1 लाख जो स्किल्ड लोग हैं भारत से रूस में जाकर के उनकी मदद करे। तो ऐसे इसमें हम मुझे लगता है, और खासकर इसके डिफेंस सेक्टर को लेकर के, एनर्जी सेक्टर को लेकर के, स्पेस को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, बाकी ट्रेड और फाइनेंस को लेकर के, और जिस प्रकार से इनका जो कंप्लीट जो डेलीगेशन आया है, इसमें बहुत सीनियर लोग आए हैं, उनके मिनिस्टर्स आए हैं, साफ दर्शाता है कि भारत और रूस जो है, चाहे वो S-400 को लेकर के हो, बाकी 2 बैटरीज आनी है, बाकी और क्या रिपीट ऑर्डर होगा, और उम्मीद की जाती है कि तकरीबन 25 और ऐसे कुछ स्टेट में ये क्या कह सकते, कुछ अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स हैं जो उम्मीद की जाती है कि अनाउंस हो जाएंगे। तो एक S-400 का हुआ, ब्रह्मोस को भी लेकर के बातचीत है कि इसको हाइपरसोनिक करना है, एक ऐसा मतलब एक मैं कहूँगा ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को को मिलकर के जो नाम दिया गया है सुपरसोनिक मिसाइल को। तो ये जो चीजें हैं ये साफ दर्शाती हैं कि दोनों देश जो है इसको आगे ले जाने की कोशिश जनरल साहब, लेकिन ऐसे जब MOU साइन होते हैं या सहमति बनती है समझौतों पर, तो उसमें कुछ और पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना होता है। खासकर इस बार जैसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन निकल कर सामने आए, इस दिशा में भी दोनों देश बढ़ सकते हैं। तो अशोक जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे पारंपरिक रिश्ते अब स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बने हुए हैं इतनी देर से, और उसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। विशेषाधिकार प्राप्त संबंध भी अब तो हमारे 2021 के बाद से हो गए हैं। साझा शोध किया जाए, साझा उत्पादन किया जाए, क्या हम इसके आगे साझा क्षमता निर्माण की ओर भी बढ़ते नजर आएंगे? क्योंकि तकनीक हस्तांतरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, और रूस तो विरला ऐसा देश है जो हमें तकनीक हस्तांतरण कुछ क्षेत्रों में कर भी रहा है। लेकिन क्या हम इसको और आगे बढ़ा पाएंगे कि हमारा क्षमता निर्माण भी हो, और जो हम सैन्य के साथ असैन्य तकनीक विकसित करना चाहते हैं उसमें भी रूस हमें हस्तांतरण करे तकनीक का? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ममता जी जो आपने उठाया है। और सबसे पहले तो मैं कहूँ, मैं अपने बहुत गहरे मित्र जनरल कुलकर्णी से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है, जो हम डिफेंस में क्या हमारा सहयोग है और किस सहयोग को हम और आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। परंतु आपने जो कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया आपने दिया है, पर्सपेक्टिव आपने दिया है, जो ये सिचुएशन जो है ये विन विन सिचुएशन। क्योंकि देखिए अभी हम देखते हैं करीब 69 बिलियन डॉलर का हमारा बायलैटरल ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा है। हम करीब 65 बिलियन डॉलर वहां से 64-65 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं, चाहे तेल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, उर्वरक हो, वेजिटेबल ऑयल हो, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 5 बिलियन डॉलर से कम है। तो मतलब 59-60 बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट है। ये नंबर 2 का ट्रेड डेफिसिट है। सबसे ऊंचा हमारा चीन के साथ है करीब 100 बिलियन डॉलर, और ये है करीब 60 बिलियन डॉलर के आसपास रूस के साथ।
इसको ये बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल। और भारत और रूस दोनों हम कहते हैं स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ऐसा इतना इम्बैलेंस नहीं हो सकता है, तो जरूर इसको आगे बढ़ाना है। हमने देखा है जो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए हैं, ट्रेड मिनिस्टर भी आए हैं, कल मुलाकात भी हुई ट्रेड के बारे में, बहुत जो भी मंत्री आए उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेलीगेशन आया है। आज 3 बजे भारत मंडपम में उनकी मुलाकात होनी है। हम देख रहे हैं जो 10 अग्रीमेंट और 15 MOU साइन होने वाले हैं। तो मतलब दोनों राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है अपने इंटरव्यू, जो उनका कल आया है इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बताया है जो हम किस किस क्षेत्र में भारत से हम जो आयात है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि ट्रेड बैलेंस हो, तो ये भारत के लिए फायदे होगा। दूसरा आपने कहा तकनीक हस्तांतरण, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए हमारा पहले रूस के साथ भी अमेरिका के साथ तो है ही जो सेल परचेज का ये माध्यम था, हमें जो चाहिए हम परचेज कर लेते थे, पैसा दे देते थे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता नहीं है, तकनीक हस्तांतरण होता नहीं है। और अब तो रूस ने कहा है जो अगर आप हमसे Su-57 लेंगे तो उसका भी हम आपके साथ तकनीक हस्तांतरण करेंगे, उसका हम आपको देंगे, उसकी टेक्नोलॉजी आपको देंगे, यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट है जो उन्होंने कहा है जो हम आपके साथ साझा करने के लिए तैयार। अशोक जी एक और रूस का भी जी अशोक जी एक अगर आप मुझे आधा बिल्कुल मिनट दे तो मैं कहूंगा आधा मिनट केवल, और उसमें मैं ये कहूंगा इसमें रूस का भी फायदा है, क्योंकि रूस का जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है चीन के ऊपर बहुत बढ़ती जा रही है। वो चीन के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, क्योंकि ऐसा है ना जिसे कहते हैं दैट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो नहीं करना चाहता। और अगर पूरे विश्व में देखे चीन के अलावा कौन सा देश है जो उसके साथ खड़ा होकर उसकी सहायता कर सकता है? केवल भारत। कोई पश्चिम का देश नहीं आएगा, और कोई अगर ग्लोबल साउथ के देश में देखा जाएगा किसी में इतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता भारत में है। जी अशोक जी एक और सवाल था, हाल ही में जो भारत की कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, उसने क्रिटिकल मिनरल मिशन करके एक लॉन्च किया और काफ़ी एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर के, जिसमें दूसरे देशों से आप रेयर अर्थ मटेरियल लेके आएंगे और भारत में उसको प्रोसेस करेंगे, तो इसमें रूस कितना मददगार साबित हो सकता है? जी मेरे विचार से बहुत मददगार साबित हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो करीब 8,000 करोड़ कितने का हमारा 8,848 करोड़ कुछ इस तरह का। जी हाँ कुछ ऐसे है करोड़ हमने जो इसमें वो किया है, जो इसके ऊपर हम निवेश करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्राएं हैं, आपको याद होगा हाल ही में वो ब्राजील में गए, वो अर्जेंटीना में गए, वो अफ्रीका में गए, सब जगह में उन्होंने ये क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके ऊपर अग्रीमेंट साइन हुई है। तो हम और देशों के साथ अपना सहयोग इसमें बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर आप रूस को देखते हैं, देखिए रूस की जो टेरिटोरियल एरिया है, भौगोलिक उसका क्षेत्रफल है करीब करीब 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। उससे अगर दूसरे नंबर पर आता है तो अमेरिका और चीन, जिनका क्षेत्रफल है 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और उसके यहाँ पर चाहे वो यूरेनियम हो या भिन्न प्रकार के जो रेयर अर्थ्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब जब रूस भी देखता है, जैसे मैंने कहा, रूस अपनी निर्भरता चीन के ऊपर और नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि चीन भी उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसका कोई सेकंड पार्टनर हो, अपने बराबरी के स्तर पर उसको नहीं ट्रीट करता। तो इसके लिए उसको वैकल्पिक कोई और पार्टनर्स चाहिए, सहयोगी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, वो भारत से ज्यादा अच्छा कोई सहयोगी नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत ने तकनीक में, टेक्नोलॉजी में, हर क्षेत्र में ये बताया है जो हमारे पास टैलेंट है। और टैलेंट की बात एक शब्द में और कहूंगा, जो हम टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट भी उनके साथ आज साइन करने वाले हैं, और वो मेरे विचार से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा पीपल टू पीपल कनेक्ट को ले जाने के लिए।
रूस में जो उनकी जनसंख्या कम हो रही है, हमारे यहाँ पर टैलेंट है, उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों भेजने के लिए और अपने जो पीपल कनेक्ट है उसको भी आगे ले जाने। लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट की उम्मीद की जा रही है। कुछ ही देर में जब साझा वक्तव्य होंगे तो उसके बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें एमओयूज दोनों देशों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन जनरल साहब, जैसे यहाँ बात हुई है क्रिटिकल मिनरल्स की, लेकिन जब भी इस तरीके की बात होती है तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कनेक्टिविटी हर स्तर की महत्वपूर्ण है जब दो देशों के रिश्तों को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात करना चाहूंगी। जब पिछले दिनों रूस के उत्तरी भाग से जब मालगाड़ी गई और वो मध्य एशिया से होते हुए ईरान तक पहुंची, तो चाहे कितने ही देश थे जो इस कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं लेकिन जिनके हित रूस से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन वो सभी देश इस मालगाड़ी की ढुलाई को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, बहुत सकारात्मक थे। उनका रुख बहुत सही था, क्योंकि ये एक ऐसे कनेक्टिविटी कॉरिडोर हो सकता है विच कैन बी अगेन अ गेम चेंजर, जैसा हम बोलते हैं। तो इस संदर्भ में कनेक्टिविटी को लेकर आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच जो पहले से ही बात होती रही है उसमें और आगे हम बढ़ सकते हैं? नॉट ओनली द इंफ्रा कनेक्टिविटी बल्कि यहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल ममता जी, आपने एक ऐसे विषय पे बात की है जो बड़े अंडरस्टेटेड है, खासकर ये कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्तोक और पार्ट ऑफ रेलॉस जो कह रहे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि आर्कटिक में हमारे नेवी किस प्रकार से उधर जाएगा। अगेन वहां पे तो आर्कटिक जो है आइस ब्रेकर जो है वो रूस के पास सबसे ज्यादा है बनिस्बत के अमेरिका के पास। इस प्रकार से हम लोग अगर आर्कटिक में जाएंगे, और आर्कटिक ही ऐसा एक जगह है जहाँ पे कुछ एक लोग रहते हैं अनलाइक एंटार्क्टिका, तो आर्कटिक का जो कनेक्टिविटी है तो आर्कटिक वो भी बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अपना चेन्नई व्लादिवोस्तोक, देन आर्कटिक दिस थिंग, देन द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये जो चीजें हैं ये सबको देख करके मुझे लगता है खासकर कि भारत और रूस जो है, जिस प्रकार से दोनों के ऊपर विश्वास है और जिस प्रकार से चीन, ईरान, रूस, भारत, हम लोग जिस प्रकार से चाबार कनेक्टिविटी देख रहे हैं, अपने साउथ ईस्ट द मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी देख रहे हैं, किस प्रकार से उसको आफ्टर द इजराइल थिंग सेटल्ड आउट, वो मुझे लगता है दिस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप, और वो स्कोप को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है खासकर जो रेलॉस है, हमारे पास लेमुआ है जो कि इसके साथ यूएस के साथ है, तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें इतना जबरदस्त भरोसा कि कोई भी दोनों देश कहीं पर भी तकरीबन 5 अपने शिप, तकरीबन 10 फाइटर एयरक्राफ्ट और 3000 ट्रुप्स 5 साल के लिए रख सकते हैं, एंड इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अनदर 5 ईयर्स। तो ये जो जिस प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं, ये विश्वास और होप कि दोनों देश मिलकर के विश्व में शांति फैलाएंगे, विश्व में शांति को यकीन करेंगे, प्लस जो ऐसे आप बार बार बात कर रही थी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, अर्थ अपना डेफिसिट ऑफ ट्रेड को कम करने के लिए किस प्रकार से आर्कटिक के ऊपर नजर किसकी है, यूएस की भी नजर है। जिस प्रकार से हम देख रहे थे कहाँ से यूएस लगातार ट्रम्प साहब बार बार बात करते हैं आर्कटिक को लेने की और कैसे करें, तो ये जो बातें हो रही हैं, और आने से पहले उन्होंने रेलॉस एग्रीमेंट को बिल्कुल कंफर्म किया अपने डूमा से, फिर इधर आए हैं, तो ये दर्शाता है कि जरूर रूस जानता है कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। भारत हैज अ रूल ऑफ लॉ, भारत में एक लोकतंत्र होने के नाते सब कुछ ओपन है, और इसी विश्वास के कारण जनरल साहब ये माना जा रहा है कि जो भी समझौते होंगे वो सफलतापूर्वक आगे भी उतरेंगे, जमीन पर भी उतरेंगे, उनका प्रभाव भी दोनों देशों के ऊपर सकारात्मक रूप से देखने को जल्द मिल भी सकता है। इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो और तापस दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस भारत मंडपम में है, विशाल बेरिस्टो हैदराबाद हाउस में है, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। तापस आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विशाल एक बार आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। बैठकों का दौर जारी है, इंतजार है जल्द ही कौन से एमओयूज होंगे जो सामने आ सकते हैं? देखिए ममता, सबको इंतजार है कि कौन से एमओयूज होंगे, लेकिन जो फीलर्स आ रहे थे, जैसे कि रक्षा मंत्री पहले एक दिन आ गए,
राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में कितना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लगातार बदलती जा रही है, और एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर रक्षा मजबूत नहीं है तो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, और अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो रक्षा मजबूत नहीं हो सकती। तो ये दोनों मुद्दे अभी भारत के फेवर में इसलिए हैं क्योंकि हमारी 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, उसके साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे फेवर में जाती है, और जिसको मॉस्को बहुत पैनी नजर से देख रहा है। आपने अभी जनरल कुलकर्णी को सुना कि हमारा एक लंबा साथ रहा है रशिया के साथ। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डिफेंस और सिविल डील की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रक्षा समझौतों पर नजर रहेगी क्योंकि हमें रूस पर बहुत ज्यादा भरोसा रहा है सोवियत संघ के जमाने से लेकर, लेकिन अब हम सिविल न्यूक्लियर एक नया एरिया है जिस पर हम और हमारा इंटरेस्ट है। और भारत ये जरूर चाहेगा कि राष्ट्रपति पुतिन की जो विजिट है उसमें वो अपनी बात भी रखे, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमेशा से जोर दिया है, और भारत ये चाहेगा कि यूक्रेन और रूस के रिश्ते जो है वो वापस से ठीक हो, डिप्लोमेटिक बातचीत से ये इसका हल निकाला जा सके। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यात्रा की थी यूक्रेन की, उसमें भी उन्होंने ये बोला था, और रूस के साथ भी उनकी ये बातचीत हुई है। और भारत चाहता है कि पावर शिफ्ट, पावर बैलेंसिंग जरूर हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रहे। उसके साथ ही जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर है भारत का, हमने उसको इग्नोर किया है, और ये हमारे लिए बहुत फेवर में जा रहा है, क्योंकि हम अपने आप को इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे। तो हम चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, और अगर इस विजिट के दौरान जो 30 घंटे की विजिट है राष्ट्रपति पुतिन की, उसमें अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ रिश्ते ठीक होते हैं तो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग हो जाएगी, और भारत का मौका रहेगा कि अमेरिका के खिलाफ कुछ ब्राउनी पॉइंट्स भी स्कोर कर सके भारत। जी, तो देखना होगा कि रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत मंडपम से, जहां इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट्स होनी है। तापस, हमने देखा कि किस तरीके से कल भी बिजनेस फोरम की बैठक हुई है। हमने देखा कैसे पीयूष गोयल ने इस बात को सामने रखा कि दोनों देशों के व्यापार में हमें विविधता भी लानी चाहिए और संतुलन भी लाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही हमने अपनी ताकत को भी सामने रखा। स्टार्टअप्स की बात की, तमाम अन्य कंपनियां भी, और इस बार जिस तरीके से डेलीगेशन में रशियन प्राइवेट कंपनीज का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल है जो साथ में आया है, क्या कुछ उम्मीदें दिखाई जा रही हैं? अभी आज भी दोपहर को बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट होने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ममता की। एक बात अगर कहें कि ये इंडिया रशिया रिलेशन है, इसको शायद ये जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो ये विजिट है, ये शायद इसको एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। इस वक्त जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो 3 डेलीगेशन आई, उसमें से करीब 7 मिनिस्टर्स हैं और बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन है, और बहुत बड़ा इस पे एम्फेसिस है, एक इम्पैक्ट है कि कैसे ये इन दोनों कंट्रीज के बीच जो अभी ट्रेड है, जो अभी करीब $70 बिलियन के करीब है, 68 समथिंग है, उसको $100 बिलियन लेके जाया जाए अगले 5 सालों में। और ये बहुत जल्द हो भी सकता है, क्योंकि दोनों देश इसमें लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो डील हो रही है वो एनर्जी को लेके भारत और रशिया के बीच में हो रही है। इसको डाइवर्सिफाई किया जाए कैसे, उस पर बहुत अहम चर्चा होगी, खास तौर से एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट और फिशरीज, ये फार्म फिशरीज, इस पे बहुत बड़ा ये एक मार्केट उभर के आया है। एक एग्जांपल देता हूं कि श्रिम्प मार्केट जो हम बात करते हैं, जो श्रिम्प मार्केट है, रशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है रशिया को, श्रिम्प मार्केट में होता है। तो इसको कैसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रशिया में इसकी बहुत ज्यादा मांग है, और भारत जो है विश्व के टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर्स में से है। तो इस पे बहुत बड़ी चर्चा चलेगी कि इसका स्केल कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का स्केल कैसे बढ़ाया जाए, सिविल न्यूक्लियर डील का प्रोजेक्ट कैसे बढ़ाया जाए। डिफेंस हमेशा से ही दोनों देश एक साथ हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं, उसको सुपर सुखोई, उसको कैसे अपडेट करके सुपर सुखोई में तब्दील किया जाए। S-400 जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको उसके और ज्यादा कैसे उसको और ज्यादा जो सिस्टम है उसको कैसे भारत में लेके आ जा सकते, ये एक चर्चा का विषय है। हमें
इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कुछ जो डिटेल्स हैं, डील्स हैं, इसमें हमें देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ है कि कैसे इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड होता है इस वक्त, स्विफ्ट एक सिस्टम है जिसकी वजह से एक अभी प्रतिबंध है रशिया का US डॉलर या फिर दूसरे यूरोपियन देशों के साथ जो खरीद फरोख्त है। तो ये स्विफ्ट एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिसे कह सकते हैं कि दो देशों के बीच में वो होता है। करीब 11,000 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें काम करते हैं। लेकिन कैसे इसको अलग करके भारत और रशिया एक अलग अपना सिस्टम तैयार करके लाए जिससे दोनों देशों के बीच रूपी रूबल का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल सकती है वो है सैकलिन-1 में कितना भारत का जो ONGC विदेश का जो स्टेक है 20% स्टेक है, उसको भी एक स्थायी रूप मिलने की उम्मीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जो विजिट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एनर्जी, डिफेंस, फार्म, डेयरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लोग यहाँ से स्किल लेबल्स जो है स्किल सेट के साथ आते हैं, लोगों को वहाँ पे लेके जाने की बात चल रही है। तो ये एक पूरा आयाम है 360 डिग्री ट्रेड जो है भारत और रशिया का, उस पर गहन चर्चा होगी। और बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 10 इंटरगवर्नमेंटल MOUs और 15 कमर्शियल डील्स इस वक्त जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट है इसके नजर रहेगी उसके ऊपर भी। लेकिन तापस से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। तापस, काफी हम लोग गंभीर बात कर रहे हैं, इस सबके बीच आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। कल जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं, आप एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और अभी वहां पर भी आप मौजूद हैं। भारत और रूस के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें, जब एक भारतीय एक रूस के व्यक्ति से बात करता है, चाहे वो भाषा कोई भी हो, एक अलग सा माहौल वहाँ पर दिखता है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह की नज़दीकी दिख रही है जो लोग वहाँ पर आए हैं उनके बीच में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का, इनफैक्ट जब आज से 20 साल 25 साल पहले सबसे अहम जो चीज़ भारत से जाती थी वो थी कल्चरल डिप्लोमेसी। हम बात करते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो मुझे याद है हम लोग कुछ लोग आए थे पहले रशिया से, मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था। और मैं जब खुद भी सेंट्रल एशिया गया था, उन आसपास के लोग जो फॉर्मर USSR जो थे, उस पूरे इलाके में जब हम बात करते तो वो बात करते हैं कि राज कपूर का एक फेमस गाना था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। तो वो हमेशा जब भी मैं इनसे मिलता था कहते हैं, डू यू नो राज कपूर, डू यू नो राज कपूर। तो मैंने कहा देखिए ये भारतीय सिनेमा का कितना बड़ा एक इम्पैक्ट है कि दूर दराज के देशों में जहाँ पे हिंदी बोली भी नहीं जाती, लोग जानते भी नहीं है, लेकिन ये गाना फेमस है। और मिठुन चक्रवर्ती आसपास में हम बात करते हैं, उनका गाना था जिमी 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 आजा आजा, तो वो भी लोग बोलते हैं आपको पता, डू यू नो मिठुन मिठुन। यस आई डू नो। तो ये एक अलग तरीके का प्यार होता है, एक भारत और रशिया, ये प्यार ये हर एक चीज में समाया हुआ है। ठीक है कुलकर्णी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप सेना में रहे हुए हैं और सेना में जिस स्तर पे आप रहे हैं, भारत और रूस के बीच में काफी अच्छे संबंध रहे हुए हैं सोवियत एरा से, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे ये जो सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? चंद्रशेखर जी, जैसे तापस बता रहे थे, ये जो गाना है मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये 1955 में जब मैं पैदा हुआ तब का है। और आज देखिएगा 2025 हो गए, उसके बावजूद भी ये जो आज भी जो दोस्ती और जो मतलब इट ब्रिंग्स अस क्लोजर। और जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कोतवाली साहब जो वहाँ पे भारतीयों के साथ और रूसियों के साथ संबंध रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से मिथुन चक्रवर्ती या गिली गिरी जो सॉन्ग है ये बहुत पॉपुलर है। और ये कल्चरल, जब भी हम लोग में एक्सरसाइजेस करते हैं एक दूसरे के दोनों देशों के बीच में, और जब भी वक्त मिलता है, मतलब पॉपुलैरिटी ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग डांसेस बहुत ज्यादा है, लड़के हो लड़कियां हो, तो ये जो एक देखने को मिलता है, जो प्यार देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में, भाषा समझे ना समझे, लेकिन एक भाषा तो जरूर है जो दिल की भाषा है,
वो दोनों देशों के बीच में जरूर मिलती है। इसमें ये साफ देखने को मिलता है जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक्सरसाइजेस काफी लंबी होती है, कई बार 1 महीने की हमारी फौज की एक्सरसाइजेस होती है, नेवल शिप जो डॉक करते हैं एक दूसरे की जगह, या एयर एक्सरसाइजेस होते हैं, अपने एंटी टेररिज्म के ऊपर एक्सरसाइजेस होते हैं, तो आदान प्रदान हर साल काफी बार होता है। सब में ये जो कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो जरूर होता है, और इसमें कोई शक नहीं। और मैं जरूर कहूंगा कि जैसे अभी AK-203 है, ये हथियार अब रूस से भारत में अपने कोरबा में बन रहा है, और तकरीबन हम 600 राइफलें एक दिन में बनाएंगे, 600 राइफलें AK-203। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, और ये ऐसा पर्सनल वेपन है, और AK-19 है वो हर एक जवान के पास है, और उसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है जो रूस के साथ कोलैबोरेशन के साथ है। तो ये जो कार्रवाई देखने को मिलती है, चाहे T-90 टैंक्स हैं, या फिर अपने न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर अभी बातचीत चल रही है, न्यूक्लियर सबमरीन आएगा भारत के अंदर, पहले भी था चक्र जब वापस गया। तो ये अपना विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, किस प्रकार से रूस से अपने पास आया और किस प्रकार से हमने इसको रिफर्बिश करके बनाया, तो ये सारी चीजें, चाहे वो Su-30 हो, IS-76 हो, B-70 हो, तो ये सारा का सारा कुछ भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, मुझे लगता है ऐतिहासिक और वाकई टाइम टेस्टेड, और एक तरीके से बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना कि शायद दूसरे देशों को कई बार लगता होगा ऐसे कैसे हो गया। और खुद जब पुतिन जी ने खुद कहा कि हमारे चीन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, लिमिटलेस संबंध है, और भारत के साथ भी उसी तरीके लिमिटलेस संबंध है, तो मुझे लगता है इस तरह आज की तारीख में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी फ्लूइड से रहती है, तो इसमें अगर दो देश के बीच में, भारत और चीन के बीच में भी दोस्ती अब धीरे धीरे बढ़ेगी, पर उसके बीच में अगर रूस है जिनके दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे लगता है जरूर विश्व जो है शांति की ओर बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। और उसी से, जैसे कह रहे थे कि शक्ति में शांति है, और जब शांति होगी तभी प्रगति होगी, और बहुत सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो शांति, और ये नहीं कि हम जब लड़ाई के ये जब हथियार लेते हैं कि लड़ने के लिए है, प्रिपरेशन इज टू प्रिवेंट वॉर, ये नहीं लड़ने के लिए नहीं। नहीं आप प्रिपेयर, आप कभी देखेंगे लड़ाई नहीं होगी। और यही साफ देखने को मिला कि सबने सोचा कि रूस 15 दिन में लड़ाई खत्म करेगा, तो किस प्रकार से सारे पश्चिमी देश आकर के यूक्रेन के साथ मिल लिए, और अब चौथे साल में युद्ध जा रहा है, अकेला रूस खड़ा है, और वहां पे सारे के सारे 32 देश एक तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी तैयारी होनी चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। किसने सोचा था कि फरवरी के 2022 में इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी? किसने सोचा था गाजा में इस तरीके से कार्रवाई हो जाएगी? तो अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल बी, मतलब यू विल नेवर बी फाउंड वांटिंग ऑन एनी इशू। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि संबंध सबसे अच्छा रखने चाहिए, काबिलियत अपनी बढ़ाते रहनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे अपना ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे अपना स्पेस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन में हो, तभी बातचीत करते हैं। क्यों आज रूस को लगता है कि भारत के साथ बातचीत करते हैं? ब्रह्मोस देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मोस ने कंप्लीटली मतलब ध्वस्त किए, टेररिस्ट के 9 ध्वस्त हो गए। हमने देखा किस प्रकार से S-400 ने 300 किलोमीटर के दूरी के ऊपर पाकिस्तान का जहाज को नुकसान पहुंचाया। तो ये क्या दर्शाता है कि भरोसा, विश्वास, और एक तरीके से कि यस दे आर विलिंग टू शेयर आवर टेक्नोलॉजी, और शेयरिंग भी करने हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना है। जी बिल्कुल जाहिर है कि, और ये जो हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं, वो जाहिर है लोगों के माध्यम से ही हो पाता है। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जिस तरीके से मोबिलिटी को लेकर एक होना है समझौता, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के समझौते, क्योंकि ज़्यादा छात्र अब रूस चाहे वहाँ पढ़ाई करें, इसको लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है, तो इनसे भी सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ करने में हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे साथ विशाल बैरिस्टो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से एक दिन पहले जिस तरीके से सैन्य तैनाती को लेकर रेलॉस समझौता हुआ है, ये भी उसी आपसी विश्वास को ही आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। विशाल जी बिल्कुल ठीक कहा ममता आपने, और जैसे कि आपका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, रहना होगा अलर्ट।
तो उस नजरिए से ये जो राष्ट्रपति पुतिन का विजिट है ना सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। और ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी भारत की है कि हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ हमें ट्रेड करना है और किसी के साथ हमें अपने संबंध और प्रगाढ़ करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा निर्णय होगा और वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो राष्ट्रपति पुतिन का ये जो विजिट है और उनके रक्षा मंत्री का एक दिन पहले आना, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 और ब्रह्मोस की सफलता, ये सब ऐसी और इंगित करती है कि रक्षा हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से रशिया पे डिपेंड कर रहे हैं। रशिया को भी पता है कि भारत एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक मजबूत डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और एक मजबूत नेतृत्व मिला हुआ है भारत को। तो डिसीजन लेने के अंदर किसी भी तरह की भारत कोताही नहीं बरतेगा, ना ही उसको पोस्टपोन करेगा। और राष्ट्रपति पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ये कहा था कि उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। हम 25 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का यहाँ पर आना इस बात को भी दर्शाता है कि राष्ट्रपति पुतिन और रशिया को भी भारत से काफी उम्मीदें हैं। अब तक हमने बात की कि भारत को क्या चाहिए रूस से, लेकिन जब हम बात करते हैं रशिया की तो रशिया को अब जिस तरह से यूरोप में वो सिचुएटेड है, लेकिन यूरोप में उसको सैंक्शंस लगाकर दरकिनार किया गया है यूक्रेन लड़ाई के बाद और अमेरिकन प्रेशर भी है। लेकिन भारत में रूस को एक बहुत बड़ा मार्केट नज़र आ रहा है और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है रशिया के लिए। और इसी तरह भारत भी चाहेगा कि रक्षा और ऑयल के बियॉन्ड देखे। हमने सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप की बात करी। इसके अलावा भारत चाहता है कि अपने गुड्स को रशिया के अंदर और ज्यादा बेचा जाए, क्योंकि अभी जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो रशिया के फेवर में टिल्टेड है, क्योंकि हमने उनसे तेल आयात किया था, डिस्काउंटेड ऑयल जो रशिया ने दिया और उसका फायदा भारत को मिला भी। भारत ने उसको रिफाइन करके आगे बेचा भी उसको अमेरिकन कंपनीज को भी। तो हम अपने फायदे के लिए भी हम अपनी चीज़ों को, अपने हालातों को अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम रशिया की बात कर रहे हैं, आपने बात की मेरा जूता है जापानी, वो ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से निकलकर मेरा नाम जोकर, आपको याद होगा किस तरह से इंडो रशियन जॉइंट प्रोडक्शन था आरके स्टूडियोज़ का, और हमने देखा किस तरह से रशियन आर्टिस्ट ने उसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, पूरा रशियन सर्कस उसमें दिखाया गया। और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है भारत की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। और हम जब बात करते हैं रशिया की तो पूरे सेंट्रल एशिया में वो सोवियत संघ के ज़माने का भारत आज भी उनकी यादों में ताज़ा है, जिंदा है। और ये जो विजिट होने वाली जिसमें करार होंगे उसमें एनर्जी, डिफेंस, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा जरूरत है रशिया को। तो रशिया ये देखना चाहेगा कि जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट्स भी आएंगी सामने और ये स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगी जिस पर भी हमें बात नहीं हो पाई है।